नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट को पेपर 7th के बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की किस तरह की राजनीतिक स्थिति रही है, ये जो श्रृंखला चल रही है व्याख्यान की, इसमें आज सिंध और मुल्तान, मारवाड़ और आमेर पर मैं अपना व्याख्यान केंद्रित करूंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि सिंध और मुल्तान की स्थिति बाबर के आक्रमण के समय किस तरह की रही थी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु के हिंदू राज्य पर विजय प्राप्त की थी। 1110 में महमूद गजनवी ने इसे अपने राज्य में मिलाया था। मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश ने भी इस राज्य पर विजय प्राप्त की थी, किंतु उनका अधिकार जो था वो स्थायी नहीं रह पाया था। फिरोज तुगलक ने यद्यपि इन्हें अपने अधीन किया था, किंतु तैमूर के आक्रमण के बाद वे पुनः स्वतंत्र हो गए थे। इसी समय बाबर ने कंधार के हाकिम शाह बेग को परास्त कर कंधार पर अधिकार किया था। अतः शाह बेग जो था वो भागकर सिंध की ओर आया था और यहाँ के शासक जाम फिरोज को परास्त कर अपना अधिकार उसने स्थापित किया था। उसके उत्तराधिकारी शाह हुसैन ने मुल्तान को भी अपने राज्य में मिलाया। बाबर के आक्रमण के समय शाह हुसैन का राज्य सुदृढ़ नहीं हो पाया था, वरना क्या होता, वह अपने वंश के शत्रु बाबर के अभियान को विफल बनाने के लिए किसी न किसी भारतीय शक्ति के साथ गठबंधन अवश्य ही करता। राजपूताना की बात करें तो 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण स्वतंत्र राज्य थे। मेवाड़ यानी कि आधुनिक समय में हम उसे उदयपुर कहते हैं, मारवाड़ यानी कि जोधपुर और आमेर, इसका मतलब है जयपुर। इनमें भी मेवाड़ ने उत्तरी भारत की राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया था। 6ठी शताब्दी में तो गुहिल नामक योद्धा ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। राजा समर सिंह के समय मेवाड़ का काफ़ी विस्तार भी हुआ था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को घेरा था और घमासान युद्ध में, जैसा कि हम जानते हैं कि मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह परास्त होकर मारा गया था और रानी पद्मनी ने जौहर का व्रत का पालन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गुहिल वंशी जो राणा हमीर था उसने चित्तौड़ पर अधिकार किया। मेवाड़ के शासकों में महाराणा कुंभा जो था वो सर्वाधिक प्रतापी शासक सिद्ध हुआ था। उसने न केवल विरासत में प्राप्त राज्य की रक्षा की, अपितु उत्तर और पूर्व में उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया था। कुंभा का महत्व हम इस बात में भी ले सकते हैं कि उसने अपने समय के शक्तिशाली मालवा और गुजरात के सुल्तानों और मारवाड़ के राठौड़ों के निरंतर आक्रमणों के विरुद्ध उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए उसका विस्तार भी किया था। कहते हैं वह एक प्रजापालक और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने वाला शासक था। विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों को आश्रय देता था और खुद भी एक स्वयं विद्वान भी था और संगीतकार भी था। 1468 ईस्वी में उसी के पुत्र उदा ने उसकी हत्या कर दी थी। मेवाड़ के सरदारों ने पितृघाती उदा के स्थान पर कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को सिंहासन पर बैठाया था। रायमल ने 1509 ईस्वी तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र संग्राम सिंह जो था वो इतिहास में, जो कि राणा सांगा के नाम से विख्यात हुआ है, मेवाड़ का शासक बना था। भारत के इतिहास में महाराणा सांगा का कहते हैं अपना एक विशिष्ट स्थान है। उसे अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि गुजरात, मालवा, दिल्ली के सुल्तानों को परास्त कर उसने राणा कुंभा के आरंभ किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाया था। सांगा के प्रमुख शत्रु कौन था? बाबर। उसने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा अपनी शूरवीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो चुका था। मालवा, गुजरात और दिल्ली का कोई सुल्तान अपने ही बलबूते पर उसे परास्त करने की स्थिति में नहीं था। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। वस्तुतः राणा सांगा अपने युग का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू शासक था और राजपूताना के अन्य राजा राव और रावल उसके नेतृत्व को स्वीकार करते थे। उसने उत्तरी भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लेकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बाबर ने भी दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सांगा से सहयोग मांगा था और इसी घटना को लेकर दोनों के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि मैं आगे अपने लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगी। मारवाड़ की बात करते हैं, यानी कि जोधपुर की।
हम कह सकते हैं कि इस पर राठौड़ राजपूतों का शासन था। राणा कुंभा के शासन के शुरू में मारवाड़ का राव रणमल अपने अधिकांश सरदारों और सैनिकों के साथ चित्तौड़ में ही था। मेवाड़ी और मारवाड़ी सरदारों की आपसी रंजिश के कारण रणमल सहित अधिकांश मारवाड़ी सरदार जो थे वो मौत के घाट उतार दिए गए, परंतु रणमल का एक पुत्र जोधा था, उसने अपने 700 सैनिकों को साथ में लिया और मेवाड़ से भाग निकला था। इस जघन्य हत्याकांड के बाद मारवाड़ पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया था, परंतु 1453 ईस्वी के आसपास जोधा जो था उसने अपने पैतृक राज्य से मेवाड़ की सेना को खदेड़ने और उस पर अधिकार जमाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। 1459 में उसने राजधानी मंडोर से 6 मील की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर जोधपुर के प्रसिद्ध दुर्ग की नींव भी रखी और पहाड़ी की तलहटी में जोधपुर नगर भी बसाया। तब से जोधपुर नगर मारवाड़ राज्य की राजधानी बन गया था। राव जोधा एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। कुंभा की मृत्यु के बाद उसने अजमेर और सांभर पर अधिकार किया। उसके एक पुत्र बीकाजी ने अपने लिए एक पृथक राज्य बीकानेर की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारी जो थे सातल ने जैसलमेर से कुंथल का क्षेत्र छीना। सातल के उत्तराधिकारी सूजा ने बाड़मेर, कोटड़ा, जैतारण को जीतकर राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। 1515 में राव सूजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गांगा मारवाड़ का शासक बना था और दिल्ली सल्तनत पर इस समय इब्राहिम लोदी का शासन था और मेवाड़ पर गांगा के बहनोई राणा सांगा का शासन था। गांगा ने सांगा के साथ अच्छे संबंध कायम किए थे और सांगा के सैनिक अभियानों में उसे पूरा सहयोग दिया था। खानवा के युद्ध के समय कहते हैं राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव की को सेना सहित सांगा की सहायता के लिए भी भेजा था। जयपुर की बात करें यानी कि आमेर की, तो आमेर कछवाहा राजपूतों का राज्य था। सामान्यतः यह माना जाता है कि 12वीं सदी में दुल्हा राय नामक योद्धा ने पहले से आबाद बड़ गुजरों को परास्त करके दौसा और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक नए राज्य की नींव रखी थी, जो समय के साथ साथ घटती बढ़ती रही थी। उसके एक वंशज काकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना अधिकार जमाया और इसी नगर को अपनी राजधानी बनाया। तभी से यह राजघराना आमेर के कछवाहा कहलाने लगे थे। 12वीं सदी में कुछ समय के लिए कछवाहों को चौहानों के सामंत के रूप में शासन करना पड़ा था और उसके बाद उन्हें मेवाड़ राज्य के रूप में शासन करना पड़ा था। आमेर नरेश चंद्रसेन का पुत्र पृथ्वीराज महाराणा सांगा का सामंत था। उसने खानवा के युद्ध में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में भी भाग लिया था। वस्तुतः बाबर के आक्रमण के समय राजपूताना के अधिकांश जो राजा थे वो मेवाड़ के महाराणा सांगा के नेतृत्व को स्वीकार करते थे और उसी के आदेशानुसार चलते थे। तो आज का यह मेरा जो व्याख्यान है यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट व्याख्यान में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उड़ीसा, कामरूप और आसाम और विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थिति बाबर के आक्रमण से पूर्व किस तरह की रही, यानी कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति किस तरह की रही, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर का केंद्र बिंदु होगा।